आज है 6 अगस्त बुधवार का दिन। नमस्कार। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का ऑडियो, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्ते। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम कई अहम खबरों पर नजर डालेंगे। बिहार से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है, जहां लाखों मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्रकृति का कहर देखने को मिला, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, जबकि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली की मांग तेज हो गई है। इसके अलावा हम गुरमीत राम रहीम को बार बार मिल रही परोल, संसद के भीतर के टकराव और सत्यपाल मलिक के निधन पर भी बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या बच्चों का पसंदीदा शो ब्लूई उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विस्तृत खबरें। लाखों वोटर गायब, बिहार में चुनावी सूची पर संकट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण स के बाद जारी मसौदा सूची से कम से द वायर और द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (टीआरसी) की एक जांच के अनुसार कम 94 लाख योग्य मतदाताओं के नाम गायब हैं। इस आंकड़े में 20 लाख से ज्यादा वे युवा भी शामिल हैं जो पहली बार वोट डालने वाले थे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो मताधिकार से वंचित होने वालों की संख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। यह मामला तब सामने आया जब ईसीआई ने 24 जून 2025 को सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की। आयोग ने दावा किया कि उसने 65 लाख ऐसे नाम हटाए हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है, जो कहीं और बस गए हैं, या जिनके नाम कई जगहों पर दर्ज थे। हालांकि जांच से पता चलता है कि यह कदम बड़े पैमाने पर लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव के अनुसार बिहार की वयस्क आबादी 8.18 करोड़ होनी चाहिए, जबकि ईसीआई की मसौदा सूची में केवल 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। ये सीधे तौर पर 94 लाख मतदाताओं का अंतर दिखाता है, जिससे बिहार का निर्वाचक जनसंख्या एक अनुपात 97% से गिरकर 88% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। इस पुनरीक्षण की एक बड़ी कमी यह भी है कि इसमें एक भी नया मतदाता नहीं जोड़ा गया है, जबकि अनुमान है कि चुनाव तक 20.62 लाख युवा 18 वर्ष के हो जाएंगे। ईसीआई ने इस कदम को यह कहकर सही ठहराया था कि बिहार की मतदाता सूची में खामियां थीं, लेकिन टीआरसी की जांच ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं, ये बताते हुए कि ईसीआई ने खुद जनवरी 2025 में 7.80 करोड़ मतदाताओं की एक मजबूत और सत्यापित सूची प्रकाशित की थी। जिस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत ये सब हो रहा है, वो चुनावी कानूनों में मौजूद नहीं है। ये प्रक्रिया 2003 के बाद पंजीकृत किसी भी मतदाता को सीमित और कड़े दस्तावेजों के साथ अपनी पात्रता फिर से साबित करने के लिए मजबूर करती है, जो एक अभूतपूर्व और भेदभावपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव आयोग पर विश्वास का संकट। द हिंदू ने अपनी संपादकीय टिप्पणी में कहा है कि किसी भी चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी पक्ष, विशेषकर हारने वाला पक्ष, उसे निष्पक्ष माने। जब हारने वाले पक्ष को लगता है कि प्रक्रिया में धांधली हुई है, तो विश्वास का संकट पैदा होता है। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि चुनाव आयोग पर पहले भी राजनेताओं ने हमले किए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। बिहार में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उनका नाम मसौदा मतदाता सूची से गायब है। हालांकि बाद में पता चला कि वे जिस वोटर आईडी नंबर का हवाला दे रहे थे, वह आयोग के रिकॉर्ड से अलग था। अखबार का मानना है कि राजनेताओं को चुनावी प्रक्रिया पर सवाल तभी उठाने चाहिए जब उनके पास पुख्ता आधार हो, क्योंकि चुनावी प्रणाली में विश्वास लोकतंत्र के लिए मौलिक है। इसके बावजूद चुनाव आयोग के हालिया बयान और कार्य पारदर्शिता बढ़ाने के बजाय अधिक सवाल खड़े करते हैं। आयोग मतदाता सूची तैयार करने से लेकर मतगणना प्रक्रिया तक हर मोर्चे पर आरोपों का सामना कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ न हो सकने और पार्टियों को समय पर आपत्तियां उठाने की सलाह देने के अलावा चुनाव आयोग ने कई मुद्दों पर अपनी स्थिति साफ करने से इनकार कर दिया है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल
वीवीपैट को लेकर भी पारदर्शिता की कमी है। असली सवाल ये सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा का आश्वासन दिया जाए और इसके लिए चुनाव आयोग को अपने तौर तरीकों को सही करने की जरूरत है। उत्तरकाशी में बादल फटा, भारी तबाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली कस्बे में मंगलवार दोपहर बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। समुद्र तल से 8,600 फीट की ऊंचाई पर बसे इस कस्बे में खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने कुछ ही सेकंड में कई होटलों और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में पानी और मलबे का भयानक वेग साफ दिखाई दे रहा है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता जा रहा था। टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने इस घटना को 2013 की केदारनाथ त्रासदी से भी बड़ा बताया है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी के अनुसार लगभग 40-50 घर बह गए हैं और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान की आवश्यकता होगी। इस बीच धराली के कुछ घंटों बाद ही पास के सूखी टॉप से भी बादल फटने की खबर आई। हालांकि वहां किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पर्यावरण की अनदेखी और कोर्ट का दखल। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने पर बादल फटने जैसी आपदाएं सामने आती हैं। इसी संदर्भ में उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक हालिया आदेश धरातल की भयावह वास्तविकता को उजागर करता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार हाईकोर्ट ने बुधवार को हरिद्वार क्षेत्र में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश मात्र सदन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया गया, जिसमें गंगा किनारे अवैध खनन का मुद्दा उठाया गया था। याचिका में कहा गया था कि नियमों का उल्लंघन कर हो रहे खनन से नदी को खतरा पैदा हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि उसके निर्देशों का पालन न करना अवमानना के बराबर है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन स्टोन क्रशरों को 2017 में भी बंद किया गया था, लेकिन वे बिना किसी नए आदेश के फिर से चालू हो गए थे। भारत को बहुत ही ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप की धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक भागीदार नहीं रहा है और घोषणा की कि वो रूसी तेल खरीदने के कारण नई दिल्ली पर टैरिफ बहुत ही ज्यादा बढ़ाएंगे। सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, भारत के पास किसी से भी ज्यादा टैरिफ है। हम भारत के साथ बहुत बहुत कम व्यापार करते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं अगले 24 घंटों में इसे बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं। वे युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ पर दोहरे मानकों का आरोप लगाते हुए एक तीखा जवाबी हमला किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं। बयान में कहा गया कि यूरोप रूस से ऊर्जा के अलावा उर्वरक, लोहा और इस्पात जैसे उत्पाद खरीदता है, जबकि अमेरिका अपने परमाणु और ईवी उद्योगों के लिए रूस से यूरेनियम और पैलेडियम का आयात करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यावहारिक है। इस बीच रूस ने भी अमेरिका पर भारत पर अवैध व्यापार दबाव डालने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली के लिए प्रदर्शन। 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की छठी वर्षगांठ पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इन दलों ने 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन हमारी रियासत हमारा हक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक राज्य के गौरव को बहाल करना है। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने और उपराज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से रिमोट कंट्रोल से शासन चलाने का आरोप लगाया। पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जितनी जल्दी हो सके राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया था, लेकिन 10 महीने बाद भी केंद्र सरकार अनिच्छुक है। बलात्कारी, हत्यारा और बार-बार परोल। बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की परोल मिल गई है। यह कोई पहली बार नहीं है। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद से राम रहीम को कई बार परोल और फरलो मिल चुकी है। अगस्त में मिली इस परोल के बाद वो कुल 366 दिन जेल से बाहर रह चुका होगा। अकेले 2025 में ही वो 91 दिन जेल से बाहर बिता चुका होगा। यह मामला कई सवाल खड़े करता है कि कैसे एक व्यक्ति जिसे 2 अनुयायियों के साथ बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या सहित गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया है, इतनी आसानी से और इतनी बार जेल से बाहर आ जाता है। ये सदन कौन चला रहा है, आप या अमित शाह? राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों को मार्शल के रूप में तैनात किए जाने पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपसभापति हरिवंश से पूछा,
ये सदन कौन चला रहा है? आप या अमित शाह? खड़गे ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ कर्मियों ने विपक्षी सांसदों को सदन के वेल में जाने से ऐसे रोका जैसे वे आतंकवादी हों। उन्होंने कहा कि संसद के अपने सुरक्षाकर्मी सांसदों की सुरक्षा के लिए सक्षम हैं और बाहर से पुलिस या सेना लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़गे पर सदन को गलत तथ्यों से गुमराह करने का आरोप लगाया। सच्चा भारतीय कौन है, ये तय करना जजों का काम नहीं। प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वारा ने चीनी घुसपैठ पर राहुल गांधी के बयान के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह तय करना न्यायाधीशों का काम नहीं है कि सच्चा भारतीय कौन है। प्रियंका ने अपने भाई का समर्थन करते हुए कहा, यह विपक्ष के नेता का कर्तव्य है कि वह सरकार से प्रश्न पूछे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राहुल गांधी कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेंगे और वो सेना का बहुत सम्मान करते हैं। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने भी कहा कि संविधान सुप्रीम कोर्ट को सच्चा भारतीय होने का प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं देता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ी। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त के बाद अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव पहले लोकसभा में पारित हो चुका था और मंगलवार को राज्यसभा ने भी इसे मंजूर कर लिया। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य बिहार मतदाता सूची के मुद्दे पर हंगामा करते रहे। जब विपक्ष शांत नहीं हुआ तो राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने कहा कि इस प्रस्ताव को पारित करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। सत्यपाल मलिक 1946-2025 सवाल करने वाला आदमी। जम्मू और कश्मीर के अंतिम राज्यपाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर आलोचक रहे सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद 5 अगस्त 2025 को दिल्ली में निधन हो गया। यह वही दिन था जब 6 साल पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। 79 वर्षीय मलिक 5 दशकों से अधिक के अपने राजनीतिक जीवन में कई पार्टियों का हिस्सा रहे और हमेशा अपनी बात मुखरता से रखने के लिए जाने गए। संवैधानिक पद पर रहते हुए भी उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। पद छोड़ने के बाद उन्होंने 2019 के पुलवामा हमले में हुई मौतों के लिए केंद्र की चूकों को जिम्मेदार ठहराया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में जन्मे मलिक ने चौधरी चरण सिंह के मार्गदर्शन में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और वे जनता दल से लेकर बीजेपी तक कई दलों में रहे। हाल के दिनों में सीबीआई ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था, जिसे उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया था। क्या पुतिन और ट्रंप के रिश्ते बिगड़ गए हैं? बीबीसी के एक विश्लेषण के अनुसार ऐसा लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच संबंध पटरी से उतर गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसमें प्रतिबंधों और टैरिफ की धमकी भी शामिल है। वहीं क्रेमलिन पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन इस दिखावे के पीछे एक समझौता अभी भी संभव हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की मॉस्को यात्रा इस बात का संकेत है कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। ट्रंप प्रशासन के शुरुआती दिनों में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते दिख रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर बिना शर्त युद्धविराम के लिए पुतिन की अनिच्छा ने ट्रंप को निराश किया है। अब जबकि ट्रंप ने पुतिन को एक समय सीमा दी है, ये देखना होगा कि क्या दबाव काम करता है या फिर पर्दे के पीछे कोई नया समझौता होता है। क्या ब्लूई बच्चों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करता है? द कन्वर्सेशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियाई एनिमेटेड शो ब्लूई महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। ये शो बच्चों को जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने और लचीलापन सिखाने में एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। अध्ययन में पाया गया कि शो के लगभग आधे एपिसोड में लचीलेपन का एक स्पष्ट संदेश था। ये शो बच्चों को भावनात्मक विनियमन, समस्या समाधान और सहानुभूति जैसे व्यवहार सिखाता है। जब माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे शो देखते हैं तो वे एक शक्तिशाली शिक्षण उपकरण बन जाते हैं, जो बच्चों को उन कौशलों को सीखने में मदद करते हैं जिनकी उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। आज के लिए बस इतना ही। हरकारा के अगले अंक में फिर मिलेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप हरकारा को व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद।